नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देख, करंट अफेयर आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसलिए आज हम आपको जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न कराने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने आपको एक पार्ट कराया था जिसमें हमने 1 से लेकर आपको 50 तक क्वेश्चन कराए थे। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इस पार्ट में कराएंगे और आपको ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 35 प्रश्न और सही करने हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको ये 4 से 5 नंबर देकर ही जाएंगे। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। ये हमारा पार्ट 2 है, इसलिए 51 नंबर पे से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 में हमने को 50 क्वेश्चन तक हल कराए थे, आप लोग पार्ट 1 भी जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्ति किया गया है, तो सही ऑप्शन होगा माइकल देवव्रत पात्रा को। ये चौथे नंबर के डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हैं, लेकिन 4 डिप्टी गवर्नर हैं और कौन कौन से हैं उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। एनएस विश्वनाथन है, वीपी कानूनगो हैं, एमके जैन है और चौथे नंबर के बने माइकल देवव्रत पात्रा। विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था तो माइकल देवव्रत पात्रा जो है वो चौथे डिप्टी गवर्नर बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5V8251 प्रक्षेप यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। चलिए बताइए कौन सा संचार उपग्रह जो है वो 2020 का पहला मिशन था इसरो का, तो सही ऑप्शन होगा GSAT-30। ये इसरो का 2020 का पहला मिशन था। बेहद शक्तिशाली ये संचार उपग्रह है जो इसरो को काफी सहायता प्रदान करेगा संचार के क्षेत्र में, तो नाम आपको याद रखना है GSAT-30। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस तोप की 91 यूनिट को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। बताइए कौन सी तोप शामिल की गई है। सही ऑप्शन होगा K9 वज्र तोप को शामिल किया गया है। ये एक स्वचालित तोप है जो 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है, तो याद रखना है आपको K9 वज्र तोप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, हाल ही में किस जनजाति समूह के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। त्रिपुरा में शरणार्थियों को बसाया जा रहा है, तो कौन से शरणार्थी हैं। ब्रू रियांग शरणार्थी हैं जो 1997 में जातीय तनाव हुआ था, उसके कारण से त्रिपुरा और मिजोरम में भाग आए थे। तो ये लगभग 34,000 शरणार्थी हैं जिन्हें त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ठीक है, उन्हें यहाँ पर रहने के लिए स्थान दिया जाएगा और वहाँ का डोमिसाइल प्रदान किया जाएगा, तो त्रिपुरा में बसाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। कितना शक्तिशाली हमारा भारतीय पासपोर्ट है, इसके लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है। पिछले साल की बात करेंगे 2019 में हेनले पासपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग थी वो 86 नंबर पे था, अभी आ चुका है 84 नंबर पे। तो क्या सही ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया जापान ने। जापान देश के नागरिकों को या फिर जापान देश का जिनके पास भी पासपोर्ट है वो 191 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर जिसे प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर है। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली है। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 190 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है जिसमें 189 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली है और भी नीचे आप लोग देख लीजिए। ये 10 नंबर तक मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसे देख लीजिए। आपको जो याद रखना है ऊपर के 3 आपको याद रखने हैं, जापान, सिंगापुर और जर्मनी, दक्षिण कोरिया। ऊपर के 3 आपको याद रखने हैं।
ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट धारक देश है। भारत का स्थान कितना है? 84वें नंबर पर भारत आता है। और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में कर सकते हैं? भारत का पासपोर्ट लेकर के 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। कि 56 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो रूस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है दिमित्री मेदवेदेव ने, और नए कौन से बने? मिखाइल वी मुशिस्तिन बने। ठीक है, याद रहेगा, मिसाइल से इन्हें याद रखिएगा, मिसाइल से आपको याद रहेगा। और दिमित्री और पुतिन के बीच में विवाद हो गया था। पुतिन ने एक संवैधानिक संशोधन तैयार किया था जिसके तहत अगर वो राष्ट्रपति के पद से कार्यकाल समाप्त होने के बाद हट भी गए फिर भी रूस के महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। इस पर विवाद के कारण दोनों के बीच में अनबन हुई और दिमित्री ने इस्तीफा दे दिया और नए प्रधानमंत्री कौन बने? मिखाइल वी मुशिस्तिन बने हुए हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज 2020 में 53 केजी वर्ग भार में कौन सा पदक जीता है? सही ऑप्शन होगा स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करती हैं। और रोम मतलब ही इटली में एक प्रतियोगिता हुई थी, 53 केजी भार में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? असम को विश्व बैंक ने ऋण दिया है। कितने करोड़ का ऋण दिया है? 630 करोड़ का ऋण दिया है। ठीक है, इसके द्वारा जो ब्रह्मपुत्र में नौका गम्य सेवाएं बनानी है उस पर यह कार्य करेगा। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी हुनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दो देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, एक तो रूस के और दूसरा नाम आता है यूक्रेन के। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं ओलेक्सी हुनचारुक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही ऑप्शन होगा भारत ने किया है। याद रखिएगा, इसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर की है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है परमाणु की, और इसे कहां पर लगाया जाएगा? INS अरिहंत जो पनडुब्बी है वहां पर लगाया जाएगा K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को। ठीक है, याद रहेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के किस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? ये मोदी जी के पहले पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। अगर आपको कुछ नाम याद आ रहा हो तो सही ऑप्शन है नृपेंद्र सिन्हा। ये पहले प्रधान सचिव होते थे, अभी इन्हें क्या बना दिया गया है? नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। और नए कौन है? अभी इस समय नए सचिव कौन बनाए गए हैं? PK सिन्हा को जो है वो प्रधान सचिव है इस समय, और पहले थे नृपेंद्र सिन्हा जिन्हें अब हटा दिया गया है, मतलब कि रिटायर हो गए। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े थे? सही ऑप्शन है क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और काफी किफायती गेंदबाजी करते थे। याद रखिएगा, बापू नाडकर्णी। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। अर्जुन मुंडा, आपको नाम याद आ रहा है, ये झारखंड के पूर्व सीएम थे अर्जुन मुंडा। मुंडा जनजाति से आते हैं, नाम है अर्जुन मुंडा। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 से प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो मध्य प्रदेश की सरकार देती है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। और किसे मिला है? कुलदीप सिंह को मिला है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
अब ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में क्या चेक किया जाता है? इसमें ये चेक किया जाता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भारत की कंडीशन काफ़ी डाउन है और स्थान आया है 76वां स्थान आया है 82 देशों में। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर डेनमार्क है। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.1 से घटा करके कितने % कर दिया था? तो सही ऑप्शन होगा 4.8% कर दिया है। GDP की जो वृद्धि दर है उसे 6.1 से घटा करके 4.8% कर दिया है। ठीक है, अभी कोरोना के चलते GDP थोड़ा से और घट जाएगी और नए वाले आंकड़े मैं आपको बताऊंगा जल्दी। 68 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी BJP का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको मालूम है अमित शाह जी गृह मंत्री बन चुके हैं, तो उन्होंने BJP का जो अध्यक्ष पद था उसे छोड़ दिया और नए कौन बने हैं? स्वास्थ्य मंत्री जो रह चुके थे, नाम है JP नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री थे और ये बन चुके हैं, आप क्या बने हैं? BJP के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? जो सुखोई लड़ाकू विमान है उसमें कौन सी मिसाइल लगाई गई है? तो सही ऑप्शन है ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। काफ़ी शक्तिशाली मिसाइल है जो कि सुखोई के लड़ाकू विमान में लगाई गई है। इसके बाद देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गलत है। इस क्वेश्चन में ये लिखा जाना चाहिए था कि जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है भारत और किस देश के मध्य में है? ठीक है, ऑप्शन क्योंकि आपको नहीं मिलेंगे प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न यहाँ पर यह होना चाहिए था कि जोगबनी और विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है भारत और किस देश के मध्य में है? तो भारत और नेपाल देश के जो मध्य में है वो है जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए अब सही ढंग से क्वेश्चन आया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है? किस राज्य की 3 राजधानियां होंगी? सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दक्षिण अफ्रीका के मॉडल पर 3 राजधानियों का निर्माण किया है। इससे क्या होता है कि 3 जगह जो होती हैं, 3 जिले जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। जैसे कि विधायिका जो बनाई जाएगी वो अमरावती में बनाई जाएगी, कार्यपालिका बनाई जाएगी विशाखापत्तनम में और न्यायपालिका जो है वो कुर्नूल में बनाई जाएगी। तो 3 राजधानियां हुई, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के भी 3 राजधानियां हैं। वो कौन कौन सी राजधानियां हैं? विधायिका है केपटाउन में, कार्यपालिका है प्रिटोरिया में और न्यायपालिका है ब्लूमफोंटेन में। वहाँ की भी 3 राजधानियां हैं। श्रीलंका की भी आप 2 राजधानियां सुनते होंगे, एक सुनते होंगे जयवर्धनापुरा कोट्टे, जयवर्धनापुरे कोट्टे में विधायिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो कोलंबो में है। तो राजधानियां दोनों ही हैं, जयवर्धनापुरा कोट्टे भी है, कोलंबो भी है। मलेशिया की आप 2 राजधानियां सुनते होंगे, एक कुआलालंपुर सुनते होंगे, एक पुत्रजया सुनते होंगे। तो कुआलालंपुर जो है वो विधायिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो पुत्रजया में है। तो ठीक है, जो मेन रूप से राजधानी मानी जाती है वो विधायिका ही मानी जाती है। इसलिए अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो आपको सही करना है अमरावती। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होगी, तो केप टाउन। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर। ठीक है, इस प्रकार से आप विधायिका को ही मेन प्रेफरेंस दी जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? बताइए, पूरे विश्व में वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर किसका नंबर आया है? ये देखिए, विश्व के 20 सबसे ज़्यादा डायनेमिक शहर हैं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है हैदराबाद ने। ठीक है, हैदराबाद ने सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मापदंडों पर विश्व के किसी अन्य शहर से बेहतर स्कोर किया है। और ये जो 20 डायनेमिक शहर हैं इन पर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी तो ये डायनेमिक शहर हैं, गतिशील शहर हैं, ये चलते ही रहते हैं। 7 शहर जो हैं वो विश्व के 20 शहरों में भारत का स्थान आया 7 शहरों का, जिसमें हैदराबाद प्रथम है, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है,
5वें नंबर चेन्नई है, फिर दिल्ली है, इसके बाद है पुणे 12वें स्थान पर है और कोलकाता, मुंबई। इस प्रकार से 7 शहर जो हैं विश्व के 20 डायनेमिक शहरों में 7 शहर जो है भारत के शहर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गतिशील शहर कौन सा है? हैदराबाद। पहला स्थान हैदराबाद का, दूसरा मिला हुआ है बेंगलुरु को। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? सही ऑप्शन होगा नाइजीरिया में किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? बताइए, G77 देशों की अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अमेरिका का देश। सही अब ऑप्शन है गुयाना करेगा। बी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही ऑप्शन है। ये 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 72वें स्थान पर भारत का स्थान है 132 देशों में। 2019 में 80वां स्थान था और 2020 में जो स्थान हो गया है वो 72 स्थान पर आ चुका है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान कौन सा है? 72 नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरंभ किया गया है? सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना स्टार्ट की है। अगर किसी किसान की खेती करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। कितने लाख का? 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। अगर खेती करते वक्त वो विकलांग हो जाता है, 60% विकलांग हो जाता है, तो उसे 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। तो ये क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, जिसे किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री से काफ़ी लोग सम्मानित किए गए हैं, जिसमें अभिनेत्री का नाम आता है कंगना रनौत को मिला है। पद्म श्री 2020 किसे मिला है? इन 4 अभिनेत्री में आपको चूज करना है, तो सही ऑप्शन होगा कंगना रनौत। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, 2011 से मनाना स्टार्ट किया गया है। 2011 में 61वां स्थापना दिवस था किसका? भारतीय निर्वाचन आयोग का। उसी दिन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना स्टार्ट हुआ और 2020 में मनाया जा रहा है 25 जनवरी को। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? सही ऑप्शन होगा कोबी ब्रायंट की मृत्यु हो गई है। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और ये 9 लोग हेलीकॉप्टर में थे। 9 लोग की मृत्यु हो गई, जिनमें इनकी 13 साल की बेटी भी थी, कोबी ब्रायंट की। याद रहेगा, एक दुखद घटना है जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए? अभी तक इस देश के लोग जो थे वो सऊदी अरब में नहीं जा सकते थे। वो कौन सा देश है? इजराइल। इजराइल ने अनुमति दे दी है कि आप लोग सऊदी अरब में भी जा सकते हैं। ठीक है, भारत में तो काफ़ी लोग जाते थे, लेकिन इजराइल से अनुमति नहीं थी। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा ओल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? अब देखिए, रूस तो दे दिया है, रूस में वोल्गा नदी है, गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी भारत में है, तो भारत के साथ समझौता होगा। सिंपल सा है, लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग। गंगा वोल्गा वार्ता है तो रूस और भारत के साथ में होगी, पहला ऑप्शन सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? सही ऑप्शन है सूरीनाम। सूरीनाम एक देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका का। आप लोग जाकर के देखेंगे मैप में तो ऊपर ही पड़ेगा सूरीनाम। उसको 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है।
83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के कार्य के तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अगर उन्हें बनाने में कहीं पर भी दिक्कत आती है निर्माण में, तो आप डायरेक्ट गति नामक एक पोर्टल बनाया गया, सी ऑप्शन है, गति नामक एक पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और जल्द से जल्द जो भी सरकार करेगी उसमें आप राज्य मार्गों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की संसद के निचला सदन जो है उसका नाम है प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? सही ऑप्शन है अग्नि प्रसाद। कुछ अपने देश के अगल बगल के भी आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। नेपाल करके खासकर आता है, निचला सदन जो है प्रतिनिधि सभा है, जैसे हमारा लोकसभा वैसे उसका निचला सदन है प्रतिनिधि सभा है, उसके अध्यक्ष बनाए गए अग्नि प्रसाद। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? ये भारत पर्व 2020 में क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रस्ताव है, 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, इसलिए इसका आयोजन किया गया। 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये चला था। लाल किले मैदान पर हस्तशिल्प की झांकियाँ, सशस्त्र बल, ये सब का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर लगा था? नई दिल्ली में लगा। भारत पर्व 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? अभी आपको मालूम है कहीं कहीं पर विद्युत की लाइनें नहीं बिछी हुई हैं, तो वहाँ पर डीजल वाले इंजन जाते हैं, तो अब 100% विद्युत हो जाएगा, मतलब अब विद्युत वाले इंजन कहीं तक भी जा सकेंगे। तो सही ऑप्शन ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। 2024 तक जो लाइनें हैं वो 100% विद्युत वाली हो जाएंगी। ठीक है, याद रहेगा आपको। और 2024 तक ही 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 100 नए जो हवाई अड्डे बनेंगे वो 2024 तक बनने हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, जो गणतंत्र दिवस आपका हुआ था 26 जनवरी को, 71वां गणतंत्र दिवस था, उसमें जेयर बोल्सोनारो जो मुख्य अतिथि थे वो किस देश के अतिथि थे? बताइए किस देश के अतिथि को बुलाया गया था जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो? तो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था। याद रहेगा, इसके पहले भी 1996 में और 2004 में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए थे गणतंत्र दिवस पर, तो ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने प्रस्ताव रखा है केंद्र सरकार से कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है इसे भी 6वीं अनुसूची पे रखा जाए। 6वीं अनुसूची आप पढ़ते होंगे, तो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, 4 राज्य हैं और 5वां राज्य जो है लद्दाख को रखने की बात की गई है। अगर ये राज्य जो है वो 6वीं अनुसूची पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस राज्य में कोई भी नया व्यक्ति जो है वो जमीन खरीद करके उसका निवासी नहीं बन पाएगा। विशेष राज्य के दर्जे में आता है क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं और जनजातियों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है नए व्यक्ति के आने से, इसलिए जनजाति के संरक्षण के लिए ये विशेष राज्य में अगर चला जाता है तो लद्दाख में कोई भी नया व्यक्ति वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकेगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन होगा 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 में 78वां स्थान था और 2019 में 80वां स्थान प्राप्त हुआ 180 देशों की सूची में। ठीक है, अगर पहले देश की बात करेंगे डेनमार्क, न्यूजीलैंड जो है ये पहले नंबर पर है, यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कम है और भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है, अगर सबसे लो की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो सोमालिया में है, सीरिया में है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? सही ऑप्शन होगा कुमार मुन्नन सिंह। ठीक है, याद रहेगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कुमार मुन्नन सिंह, यहीं पर आपको याद करते हुए चलना है।
91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शिव भोजन योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोग शिव थाली भी कहते हैं। तो शिव से कुछ याद आ रहा है आपको, शिवसेना ने चलाया है, तो कहां पर होगा, महाराष्ट्र में है। शिवसेना ने शिव भोजन थाली चलाई है, 10 रुपए में भोजन मिलेगा। मध्याह्न का जो भोजन होता है 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको भोजन मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेंगी, 2 चपातियां हैं, 1 सब्जी है, चावल है, दाल है और 1 मिठाई मिलेगी 10 रुपए के भोजन में। शहरी क्षेत्रों में इस थाली का मूल्य 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में इस थाली का मूल्य 35 रुपये, जो राज्य सरकार आपको 10 रुपये में प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, बाकी जो इसकी लागत खर्च आएगी उसे सरकार वहन करेगी, आपको 10 रुपये में मिलेगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत सरकार का। पहला होता है भारत रत्न और दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो किस खिलाड़ी को मिला है, तो सही ऑप्शन होगा मैरी कॉम को मिला है। ठीक है, मैरी कॉम को पद्म विभूषण मिल चुका है। मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा दे रहा हूं, इससे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए पद्म विभूषण 2020 की लिस्ट है, इसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। 7 के नाम आपको याद रखने हैं, नाम नहीं याद होते हैं तो कम से कम देख हौस लीजिए, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, तो वहां पर आप चूज कर ले जाएंगे किसको मिला है किसको नहीं मिला है। तो पहला नाम आता है जॉर्ज फर्नांडिस का। इनको आपको मालूम है 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर रेल के किसी कर्मचारी ने रेल को चलाने से मना कर दिया था और रेलवे की हड़ताल के लिए काफ़ी फेमस नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। और 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है रेलवे में, इनके कहने पर ही 8 घंटे की ड्यूटी रेलवे में की गई थी। याद रखिएगा, बिहार से हैं, राजनीतिक संबंध रखते हैं, मरणोपरांत मिला है। अरुण जेटली को मिला हुआ है मरणोपरांत, अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला है, MC मैरी कॉम जो हैं खेल जगत की ऐसी हैं जिन्हें मिला हुआ है। छन्नू लाल मिश्र ने कला क्षेत्र के, सुषमा स्वराज को मिला है मरणोपरांत और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मिला है, कर्नाटक के आध्यात्मिक गुरु हैं। 7 लोग को मिला है, ध्यान रख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आएंगे तो आप सही कर ले जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपने 7 लोग के नाम देख लिए थे, याद नहीं हुए, कम से कम आप चूज तो कर सकते हैं कि मैरी कॉम को ही सिर्फ मिला है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता चंद्रा का निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़ी हुई थी। सही ऑप्शन होगा हॉकी से जुड़ी हुई थी, हॉकी की पूर्व कप्तान थी महिला टीम की, उनका निधन हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मत से पारित कर दिया है। मतलब कि अब इस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी। सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने, अब वहाँ पर विधानसभा ही होगी, विधान परिषद नहीं होगी। पहले किन किन राज्यों में विधान परिषद होती थी, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, यूपी में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी समाप्त कर दी और किस राज्य ने, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वहाँ पर विधानसभा तो होगी और उपराज्यपाल होगा, लेकिन विधान परिषद वहाँ पर भी नहीं होगी। तो आंध्र प्रदेश खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। अब बचे कौन कौन से जहाँ पर विधान परिषद है, बिहार में, कर्नाटक में, यूपी में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। 5 राज्यों में अभी विधान परिषद है, बाकी 2 राज्यों में खत्म हो गई है। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला कौन सा चौथा राज्य बन गया है। जो आपका CAA था ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून के खिलाफ, मतलब हम अपने राज्य में जो है वो CAA नहीं लगने देंगे, ऐसा 4 राज्यों ने कर दिया है। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होगी तो वहां पर हो जाएगा। केरल ने किया था, पंजाब में कर दिया, राजस्थान ने कर दिया और पश्चिम बंगाल ने भी कर दिया। तो पश्चिम बंगाल चौथा बन गया है, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की गीता समरवाल को संयुक्त राष्ट्र मतलब UN ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ये भारतीय मूल की थी और UN ने अपना दूध बना करके किस देश में भेजा है, तो थाईलैंड ने भेजा है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? संविधान शब्द को चुना गया। संविधान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई 2019 में, आर्टिकल 370 को लेकर के, आर्टिकल 15 को लेकर के। तो ये संविधान जो है वो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बना है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जीडीपी जो है वो 6 से 6.5% जो रहने का अनुमान है वो आर्थिक सर्वेक्षण भारत ने लगाया अपने जीडीपी का। अभी तो मैंने कहा ना डाउन हो गई है, नए आंकड़े आपको जल्दी बताए जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करना होगा? अगर भारत को जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे कितना निवेश करना होगा? सही ऑप्शन होगा 1400 अरब डॉलर का अगर निवेश करती है भारत तो उसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है, या फिर 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे इतने निवेश की आवश्यकता है बुनियादी संरचना पर। ठीक है। इसके बाद 100वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत लद्दाख के विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? मतलब कि लद्दाख के लिए कितना बजट दिया गया है? सही ऑप्शन होगा 41-21। 41-21 इस प्रकार से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लद्दाख अभी आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है। 2-3 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी करा देते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना का प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? सही ऑप्शन होगा कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना में जो किसानों की जो फसल जल्दी खराब हो जाती है, जैसे कि फल होती है, सब्जी होती है, दूध होता है, मांस भी होता है, अगर ये जल्दी खराब हो जाता है तो किसानों को फायदा नहीं मिल पाता है। इसके लिए कृषि उड़ान योजना तैयार की गई है। इसके तहत जो किसान अपना जो माल सप्लाई करेंगे उसे अगर ट्रेन से ले जाया जा रहा है तो वहाँ पर फ्रीजर लगाए जाएंगे ताकि सामान सुरक्षित पहुँचे और किसान को अच्छा दाम मिले। अगर निर्यात किया जा रहा है किसी अन्य देश में तो जल्द से जल्द उसे फ्लाइट के माध्यम से निर्यात किया जाए। ये कृषि उड़ान योजना में किसान को लाभ मिलेगा और 2022 तक जो किसानों की इनकम है उसे दुगना करने का प्रयास इसी के तहत है। 102 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं रखे गए हैं। जो नई टैक्स स्लैब आई है और पुरानी टैक्स स्लैब थी, दोनों में 0 से लेकर के 2.5 लाख तक जो था वो टैक्स माफ था। लेकिन दोनों जो टैक्स स्लैब है, पुरानी वाली नई वाली, वहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख तक जो टैक्स स्लैब है उसे कितना रखा गया है? उसे 5% ही रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 लाख तक इनकम टैक्स में माफ है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में इसने 5 लाख सही किया है, जबकि 5 लाख मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन है। 103 नंबर प्रश्न है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र से। सही ऑप्शन होगा 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 3,000 रुपए जो और हैं वो कौशल विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये हमारे 53 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज थी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। मैंने आपको 103 प्रश्न कराए हैं 2 पार्ट्स में, 1 से 50 तक और 51 से लेकर के 103 नंबर क्वेश्चन तक, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों ने अगर वीडियो पहला वाला नहीं देखा है तो जा करके देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। तैयार करना है, PDF जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा 103 क्वेश्चनों की, वहाँ पर आंसर भी टिक कर दूंगा। इससे आपको देखने में आसानी रहेगी कि कौन सा सही है कि नहीं सही है, और आप लोग लास्ट समय में एग्जाम पर जाते जाते सारी PDF का रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी रहेगी। और इन 53 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना स्कोर किया इसे भी आप लोग बताइएगा। कम से कम 35 आपको स्कोर करना था, क्योंकि आप लगातार जनवरी से करंट अफेयर पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो 35 प्रश्न आपको सही करना बनता है। जितना भी सही किए हो, 35 से ज़्यादा या फिर 30 से कम, उससे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। किसी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं,
PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर वनडे एग्जाम क्लासेस सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जल्द से जल्द आपको PDF भेजने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।